हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से, क्योंकि वोकैबुलरी आप जानते हैं आपके एग्जामिनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। आप अपने सिलेक्शन में इंग्लिश सेक्शन अगर आपके एग्जामिनेशन में है तो उसमें अगर आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो है वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन में, और ये दोनों चीज़ें इंप्रूव करने का रामबाण होता है एडिटोरियल एनालिसिस। चलिए उसी पर्सपेक्टिव से, उसी लक्ष्य से हम शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ द फर्स्ट vocab for today is वेटिंग गेम। वेटिंग गेम का मतलब क्या होता है? ये एक पेशेंस का स्ट्रैटेजी होता है। अगर हम कह रहे हैं वेटिंग गेम है ना, तो इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? हम इंतजार की रणनीति या स्ट्रैटेजी बनाई है, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट? सो घड़ी चलता रहे है ना, हम वेट करते हैं। हमने मान लो प्लान किया कि हम 4 दिन बाद या 4 घंटे बाद ये पर्टिकुलर चीज़ करेंगे। यू आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। अगर ऐसा मौका आया तो हम ऐसे मोमेंट पे या ऐसे टाइम पे हम ये काम करेंगे या ये प्लान हमारा होगा, राइट? सो दैट्स अ वेटिंग गेम। पेशेंस, डिले स्ट्रैटेजी इसको हम कहते हैं। कई बार देखो, वैसे भी हम कहते हैं कि घाई का काम शैतान का है ना, तो जल्दबाजी तो शैतान का काम होता है। हर जगह जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, कहीं कहीं पेशेंस, और एक्चुअली कई ज़्यादा जगहों पे पेशेंस ही काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशंस की, है ना। अब आप कितनी भी जल्दी कर लो, आपको तैयारी करते रहना है, लेकिन अल्टीमेटली अपना वार करना, मतलब अपना जो आपने तैयारी की है इतने टाइम तक, है ना, वो चीज़ शो करने का, एग्जिबिट करने का जो टाइम होगा वो आपका एग्जाम होगा। तब तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी जल्दी हो। कोई कितना भी कहे कि नहीं 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 यार, हमारे तो घर पे रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन आपको तो बोलना पड़ेगा कि नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स योर वेटिंग गेम। आप स्ट्राइक कब करेंगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप बोलेंगे ठीक है अब बोलो, है ना। सो दैट्स अ वेटिंग गेम। इट्स अ डिले स्ट्रैटेजी, इट्स अ पेशेंस गेम, राइट? इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ पेशेंस। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, हेस्ट या फिर अर्जेंसी, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द पार्टी प्लेड अ वेटिंग गेम। अब ऑब्वियसली गेम हम कह रहे हैं इसको, है ना, व्हेन यू यूजिंग दिस वोकैबुलरी। तो आपने सेंटेंस बनाते वक्त देखो, सेंटेंस बनाते वक्त कौन से वर्ड का यूज किया? प्लेड। द पार्टी प्लेड अ वेटिंग गेम, यानी कि पार्टी ने पेशेंस की स्ट्रैटेजी या रणनीति अपनाई, राइट? द नेक्स्ट वन इज स्वोन इन, है ना। स्वेयर से बना है स्वोन। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, शपथ लेना, ठीक है। स्वोन इन मतलब शपथ लेना। जब हम शपथ लेते हैं तो क्या हुआ है? इनॉग्रेशन हुआ है, इंडक्शन हुआ है ना, शुरुआत हुई है किसी चीज की। एंटोनिम इसका क्या बन जाएगा? रिमूव्ड और डिसमिस्ड। रिमूव्ड और डिसमिस्ड। तो आपने देखा होगा कई बार जब भी कोई नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो सभी मिनिस्टर्स क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, है ना, उनका शपथ समारोह होता है, राइट? स्वेरिंग इन सेरेमनी, राइट? सो स्वोन इन का मतलब होता है इनॉग्रेट होना, इनॉग्रेटेड। दिस इज द पास्ट फॉर्म, राइट? दिस इज द पास्ट फॉर्म। द न्यू सीएम वॉज स्वोन इन रिसेंटली, यानी कि हाल ही में नए सीएम का शपथ समारोह हुआ है। द नेक्स्ट वन इज आउटग्रो। आउटग्रो करना मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे रहते हैं, है ना, तो कपड़े भी आपके छोटे छोटे होते हैं, आप बढ़ते रहते हैं लेकिन कपड़े नहीं बढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं? यू हैव आउटग्रोन द ओल्ड क्लोथ्स, है ना। सो आउटग्रो होना, आप एक्सीड कर जा रहे हैं, है ना, सरपास कर जा रहे हैं, उसी को हम कहते हैं आउटग्रो। बिकम बिगर दैन, आगे निकल जाना। आप जब आगे निकल जाते हो, है ना, तो पीछे की चीज़ों को आप आउटग्रो कर जाते हो। लैग बिहाइंड हो जाती है ना। एंटोनिम इसका क्या बन जाएगा? लैग बिहाइंड होना, श्रिंक करना। द पार्टी आउट ग्रू इट्स एलाइज, यानी कि पार्टी जो है, एलाइज मतलब उसके दोस्त, पार्टी जो है अपने दोस्तों से, एलाइज सपोर्टर्स, दोस्त जो होते हैं, है ना, कलीग जो होते हैं, तो उनसे बड़ा हो गया है, यानी कि आउट ग्रो हो गया है। और ये पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है, इसलिए हमने कहा है आउट ग्रू, राइट? सो the next, okay, before we proceed to the next one, आपका question, which phrase means a strategy of patience to achieve a goal? अगर आप कोई गोल अचीव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं और उस स्ट्रैटेजी में धैर्य यानी कि पेशेंस एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, सो अ स्ट्रैटेजी ऑफ पेशेंस टू अचीव अ गोल, इसको हम क्या कहेंगे?
इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? आउटग्रो, स्वन इन या वेटिंग गेम? बहुत इजी ऑप्शंस है, फटाफट आप मुझे ऑप्शंस में से अपना करेक्ट आंसर चूज करके बता देंगे। एंट्रेंट का मतलब क्या होता है? एंट्रेंट एंट्री से बना है एंट्रेंट, ठीक है। एंट्री इज अ वर्ब। अच्छा, एंट्री को एक्शन के नेम की तरह भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए वो नहीं, एंटर वर्ब होगा एक्चुअली। एंट्री तो नाउन ही है, एंटर वर्ब है, ठीक है। एंट्री इज द नेम ऑफ द एक्शन, ओके। एंट्री इज द नेम ऑफ द एक्शन, तो ये नाउन है, ये वर्ब है, और एंटर करने वाला जो पर्सन होगा, है ना, आने वाला नया सदस्य जो होगा, नया मेंबर जो होगा, उसको हम कहेंगे एंट्रेंट। सो इवन दिस इज अ नाउन, इवन दिस इज अ नाउन। द पर्सन डूइंग दिस एक्शन will be called an entrant and the name of this action is called entry। तो ये भी नाउन है, ये भी वर्ब है और ये भी नाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना क्यों ज़रूरी है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप सही जगह पर सेंटेंस में, मान लो पहले तो आपको वर्ड ही क्लिक नहीं करता है कि इस सेंटेंस में हम इस वोकैबुलरी को कैसे यूज़ करें। अब मान लो अगर आपने समझ लिया कि ठीक है ये वोकैबुलरी यूज होगा, थोड़ा आपने वोकैब प्रैक्टिस किया और आपको ये आइडिया लगने लग गया कि इस जगह पर ये वोकैब यूज होगा, लेकिन उसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस में कहाँ प्लेस करना है, ये समझ नहीं आता। कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है हर शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच समझना। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब आपके सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस का ये पार्ट है, किस पार्ट में आएगा ये, है ना। तो ये आप जब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझेंगे तभी ही पता चल पाएगा, ठीक है। तो वो कैब के साथ साथ पढ़ते जाओ। दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, ये कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है ना। टाइम टेकिंग मतलब जैसे जैसे आप वोकैबुलरी सीखेंगे वैसे वैसे वोकैबुलरी के नींव के साथ में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग का भी नींव डलती रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो एंट्रेंट का मतलब क्या है? न्यू कमर, न्यू कमर या फिर रिक्रूट, न्यू कमर या फिर रिक्रूट। एंटोनिम्स का क्या होगा? वेटरन, पुराने खिलाड़ी, सीजन्ड प्लेयर्स, है ना। वेटरन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है ये वोकैब, ठीक है। ओल्ड मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स, एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स। ही वॉज अ रीसेंट एंट्रेंट, मतलब हाल ही में उनकी ज्वाइनिंग हुई है या हाल ही में उन्होंने एंट्री ली है। देखो यहाँ पे इस पर्सन, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कौन एंट्रेंट है? देखो ये सीनियर मेंबर लग रहा है ना, वेटरन लग रहा है, क्योंकि ये इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये चुपचाप खड़े हैं, बाकी सब सुन रहे हैं, है ना, तो ये एंट्रेंट है, ही इज अ वेटरन, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वर्ड, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो अस्थिर हो, स्टेबल ना हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल। जो अनप्रेडिक्टेबल हो, कभी भी बदल जाए, है ना, तो उसको हम कहते हैं वॉलेटाइल। इसके लिए एक और बड़ा प्यारा वर्ड है मर्क्यूरियल, ठीक है, बहुत ही प्यारा। मर्क्यूरी आपने देखा है, आजकल के थर्मोमीटर्स जो है वो तो डिजिटल होते हैं, लेकिन पहले वाले भी थर्मोमीटर्स अभी है जो वो सिल्वर कलर का आपने देखा होगा, टिप होता है ना, मर्क्यूरी। तो कभी अगर वो टूट जाता है, बहुत पॉइजनस होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। थर्मोमीटर अगर टूट जाता है, किसी ने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, मर्क्यूरी अगर हाथ पे रखोगी वो एक जगह टिकता ही नहीं है। इफ़ यू टच इट तो वो कई टुकड़े हो जाता है और फिर वापस इकट्ठा हो जाता है, यहाँ होते रहता है। मर्क्यूरियल मतलब स्टेबल ही नहीं है, एक जगह टिकता ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम सीधी बात है, स्टेबल या फिर स्टेडी होगा। वोटर्स आर वॉलेटाइल, भाई ये तो परम सत्य है इलेक्शंस का। वोटर्स जो हैं ये वॉलेटाइल होते हैं, कब कौन किसकी तरफ हो जाएगा नहीं पता होता है ना। तो वोटर्स को जो है स्टेबल बनाने के लिए पार्टीज को काम करना पड़ता है, ये एक अच्छी चीज़ भी है। और वोटर्स को उस तरफ होना चाहिए जो, मतलब इनको अपना दिमाग लगाना चाहिए, बहुत सूझबूझ लगाना चाहिए, समझदारी लगाना चाहिए, और वहाँ पर अपना वोट देना चाहिए जो काम करे। इससे क्या होगा कि देश की जो डेमोक्रेसी है ना, वो बहुत अच्छे से चलेगी। नेता जो हैं वो काम करेंगे वोटर्स को जीतने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस भी होते रहते हैं। बट एनीवेज, कमिंग टू द सेंटेंस, वोटर्स आर वॉलेटाइल। वोटर्स कैसे हैं? वॉलेटाइल है, मतलब अनस्टेबल है ना। देखो ये सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये किस पे टिका हुआ है? एक सिलेंडर पे, है ना, सिलेंडर पे टिका हुआ है। भाई ये तो जितना ज़्यादा अनस्टेबल ये है उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल ये पूरा सिस्टम होगा, है ना, तो ये वॉलेटाइल है। नाउ प्रिसाइसली, अच्छा वॉलेटाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चों?
क्या आपको देख के पता चल रहा है कि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है? विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, याद रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव का मीनिंग एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव होगा, वर्ब का सिनोनिम वर्ब होगा, वर्ब का एंटोनिम भी वर्ब ही होगा 99.9% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है ना, अगर आपने कोई वर्ड आपके सामने नया आ गया है ना, आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन सफिक्स से आपने पहचान लिया कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ऑप्शंस में भी अगर आपको वही सफिक्स मिल गया, कई बार आपको एलिमिनेशन में हेल्प कर जाता है ये, है ना। ना प्रिसाइसली, देखो प्रिसाइस यहाँ तक तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो प्रिसाइसली बन गया एडवर्ब, एग्जैक्ट एडजेक्टिव है, ly लग गया तो बन गया एडवर्ब। देखो एडवर्ब का सिनोनिम एडवर्ब। प्रिसाइसली मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से, है ना। एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, रफली मतलब अंदाजे से, वेगली, वेग मतलब जो स्पष्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये इसका एंटोनिम है, सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेगली, है ना। देखो यहाँ पे एक्यूरेट क्या है, प्रिसाइज क्या है, ये रेड एरो। बाकी सब क्या है? रफ एस्टिमेट्स है ना। ये सब क्या है? रफ या फिर वेग एस्टिमेट्स या वेग निशाने हैं, ये वेग टारगेट हिटिंग है। दिस वॉज डन प्रिसाइसली फॉर वोटर्स, जो भी किया गया है वो प्रिसाइसली किसके लिए किया गया है? वोटर्स के लिए किया गया है ना। चलिए, विच वर्ड मीन्स इन एन एग्जैक्ट और एक्यूरेट वे, इनमें से कौन से शब्द का मतलब है एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट वे में, सटीक तरीके से? आप अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। एट द हेम, एट द हेम का मतलब होता है इन चार्ज, टॉप, है ना। टॉप पर, नेतृत्व पे जो है उसको कहते हैं एट द हेम, ठीक है। लीडिंग या फिर कंट्रोलिंग, एंटोनिम क्या होगा? लीड करने का एंटोनिम है फॉलो करना, फॉलो करना या फिर सबॉर्डिनेट होना, ठीक है। नाउ ही इज नो लॉन्गर एट द हेम, इसका मतलब ये होता है कि वो अब नो लॉन्गर, अब वो नेतृत्व में नहीं है, ठीक है। एट द हेम, लुक एट द किंग, ठीक है। ये पर्सन, इसको देख के ही लग रहा है कि ये कौन है? ये लीड करने वाला पर्सन है, ये फॉलोअर नहीं है। टू बी इन चार्ज और इन कमांड, है ना। आपके हाथ में अगर डिसाइडिंग पावर है, कंट्रोल है, सो यू आर एट द हेम, यू आर एट द हेम। डेफिसिट, अच्छा दीज आर ऑल फ्रेजेस, ओके, दीज आर ऑल फ्रेजेस बच्चों। प्रिसाइसली एडवर्ब है, हमने देख लिया है ये। और इसके आपको पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगे बच्चों? आपको इसके पीडीएफ्स मिलेंगे इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इंग्लिश विद सुमन शर्मा, ये आप टेलीग्राम चैनल देख पा रहे हैं, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ सो दैट वाज अ फ्रेज। नाउ डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज, ठीक है। दिस इज अ नाउन, कमी, शॉर्टेज, लैक, डर्थ, DEARTH, अर्थ, EARTH, अर्थ, आगे डी लगा दिया, अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ के आगे डी लगा दिया, डर्थ का मतलब होता है कमी, है ना, डर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सब आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है सब। अच्छा, कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये वर्ड्स एग्जाम में आ गए तो फिर आएंगे क्या? यस, कुछ वर्ड्स, कुछ नहीं, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके कई बार रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो वोकैब पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं है, आप जितनी भी प्रीवियस ईयर वोकैबलरी है अगर आप वो भी कवर कर लेंगे तो आप वोकैबलरी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, एग्जाम्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, उनका रिपीट होने का रीज़न भी यही होता है कि वो ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑल टाइम रेलेवेंट होते हैं, न्यूज़ में भी, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में भी, डेली लाइफ में, रियल लाइफ में, वो हमेशा रेलेवेंट है, तो उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। और वही चीज़ आप जो ज़रूरी है वो आपको आती है या नहीं, वो आपके एग्जाम्स में चेक होती रहती है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, ठीक है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप लोगों का सिलेक्शन होता है, डिपार्टमेंट में जाके क्या काम करना है उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट में जाके काम करने के लिए जो बेसिक आपकी कैपेबिलिटी, जो बेसिक आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए वो है या नहीं, वो आपके एग्जाम्स के थ्रू चेक होता है, ठीक है। सरप्लस एंड एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। नाउ देयर इज अ गवर्नेंस डेफिसिट, कह रहे हैं कि गवर्नेंस डेफिसिट है, यानी कि शासन की कमी है।
उस तरीके से शासन, उस तरीके से गवर्नेंस नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। डिस्ट्रेस इज अ नाउन, है ना, जहाँ पे स्ट्रेस है वहीं डिस्ट्रेस है ना। टेंशन, स्ट्रेस टेंशन है, डिस्ट्रेस ट्रबल है। ट्रबल देख के टेंशन हो जाता है ना, ट्रबल देख के टेंशन हो जाता है। डिस्ट्रेस देख के स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस इज टेंशन। सफरिंग, हार्डशिप, मुश्किल, मुसीबत, आराम, आसानी, ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। सेक्टर्स आर इन डिस्ट्रेस, है ना। देखो ये जो लड़की है ये डिस्ट्रेस में है, परेशान में है ना, परेशानी में है। नाउ कंसोलिडेट, वी हैव सीन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इट, यस। कंसोलिडेट करना, ATE ending words, maximum ATE ending words are verbs. We have exceptions of nouns and adjectives as well, but most of the ATE ending words are verbs. Consolidate करना मतलब मजबूत बनाना, strengthen करना, सिक्योर करना। एंटोनिम क्या है? वीकन करना या फिर डिवाइड करना। द लीडर मस्ट कंसोलिडेट पावर, लीडर को जो है अपना पावर, अपनी ताकत को कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करना मतलब जैसे ही आपके हाथ में सत्ता आई, जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में सत्ता आ गई तो आप स्ट्रांग हो गए हो या पावरफुल हो गए हो। आपने जो वादे किए थे उन वादों पर उम्मीद लगाकर जनता ने आपको वोट दिया है। अगर आप उन वादों पर खड़े नहीं उतरते हो तो होगा क्या? जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी दोबारा। तो जब आपके हाथ में ताकत आती है तो आपको अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने वादे पूरे करके अपना पोजीशन कंसोलिडेट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, राइट। द लीडर मस्ट कंसोलिडेट पावर, द लीडर मस्ट कंसोलिडेट पावर, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, आपका क्वेश्चन, Which phrase means in charge or in leadership position? इसमें से कौन सा आंसर है जिसका मीनिंग है इन चार्ज होना या लीडरशिप पोजीशन में होना? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारा ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, सेरेन पाठशाला। इस पर आपको 2 तरीके के बैचेस मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए है जो किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर 200+ आवर्स का कंटेंट आपको मिलेगा। 200 से ज़्यादा घंटे, आप समझ सकते हैं 200 से ज़्यादा घंटे में इन डेप्थ वोकैबुलरी, ग्रामर सभी कुछ कवर हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, जिस भी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं वो सभी कुछ यहाँ पर अच्छे से डिटेल में कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए आपको ग्रामर पूरा डिटेल में या वोकैबुलरी पूरा डिटेल में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए जो सेंटेंस बनाने के काम आए, और वो इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि आप बिना सोचे समझे सेंटेंसेस बोल पाए, है ना। आपको सोचने में ज़्यादा समय ना लगाना पड़े, वो होता है प्रैक्टिस से। सो बेसिक्स प्लस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज डन इन द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल, एंड ओके बिफोर वी प्रोसीड टू द आर्टिकल स्टूडेंट्स, आपका IBSA का Tier 2 का एग्जामिनेशन हुए काफ़ी टाइम हो गया है। पेपर्स चेकिंग ज़ोरों शोरों में चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, Tier 2 का क्वालिफाइंग आपको जैसे ही पता चलेगा, आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, जो हम अच्छी तरीके से करवाते हैं, ठीक है। Tier 3 में आप लोगों का इंटरनल सिक्योरिटी, बॉडी लैंग्वेज, एक मॉक और मतलब जो आपका, अगर ऑफलाइन बच्चे आ सकते हैं तो आपका ऑफलाइन मॉक होगा, और अगर आप दूर से हैं, है ना, दिल्ली से दूर से हैं, तो आप जूम पर इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो जाएगा, और हमारे जो पैनल मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका टाइम लिमिटेड है तो लिमिटेड सीट्स है, तो जैसे ही आप लोग क्वालिफाई करेंगे फटाफट से आप एनरोल करेंगे, क्योंकि हमारी सीट्स लिमिटेड है। वंस ऑल द स्लॉट्स ऑफ द पैनल मेंबर्स आर बुक्ड वी विल बी क्लोजिंग द एडमिशंस, ठीक है। हम अनलिमिटेड एडमिशंस यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। चलिए, अ प्लान ऑफ चेंज, अ प्लान ऑफ चेंज क्या है? बिहार पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, बिहार पॉलिटिक्स और बीजेपी। द बीजेपी अचीव्ड इट्स एम ऑफ लीडिंग बिहार आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग गेम।
बहुत लंबे इंतज़ार के बाद बीजेपी को बिहार का नेतृत्व करने का मौका मिला। उन्होंने अपना बिहार का नेतृत्व करने का जो लक्ष्य है वो पूरा किया। द बीजेपी अचीव्ड इट्स एम ऑफ लीडिंग बिहार आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग गेम। Samrat Chaudhary was sworn in as the 24th Chief Minister of Bihar on 15th April 2026, becoming the first ever politician from the BJP to hold the office. BJP के पहले नेता हैं ये जिन्होंने CM का पद होल्ड किया है। His elevation, elevate होना मतलब ऊपर की ओर जाना, तो उनका जो elevation है ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, follows a pattern that the BJP has मास्टर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। बीजेपी ने अपने ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए एक पैटर्न बनाया है और इनका जो एलिवेशन है, इनका आगे बढ़ना भी उसी पैटर्न पर हुआ है। आउट ग्रोइंग रीजनल पार्टनर्स, जो रीजनल पार्टनर्स है उनसे बड़ा बनो, है ना। आउट ग्रोइंग रीजनल पार्टनर्स एंड इन्वर्टिंग द हायरार्की इन इट्स फेवर, है ना। जो भी हायरार्की है, हायरार्की मतलब जो लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स को, हर तबके के, हर लेवल के लोगों को अपने फेवर में करो, है ना। और जो रीजनल पार्टनर्स हैं उनसे बड़े बनो। द ग्राउंड रियलिटीज इन द स्टेट हैड शिफ्टेड इन 2020 बिहार इलेक्शन। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, है ना, उस राज्य के, बिहार के ग्राउंड रियलिटीज हैं वो 2020 के बिहार इलेक्शंस में ही शिफ्ट हो चुके थे। व्हेन द बीजेपी वन 74 सीट्स, जब 74 सीट्स बीजेपी ने जीता था, तभी ही दिख गया था कि ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो रहे हैं वहाँ पे। ओवरटेकिंग द जनता दल JDU विच अनएक्सपेक्टेडली स्लिड टू 43 ऑफ द 243 सीट्स। 243 सीट्स में से सिर्फ 43 सीट्स पर आ गए थे और बीजेपी 74 सीट्स में। तो हमें 2020 के इलेक्शंस में ही दिख गया था कि गेम चेंज हो रहा है ना। इन द 2025 असेंबली इलेक्शंस, अब 2025 के जो असेंबली इलेक्शंस हुए, द बीजेपी वन 89 सीट्स वाइल द JDU 185। अब JDU ने तो बेटर परफॉर्म कर दिया और बीजेपी ने 89 सीट्स जीता, ठीक है। द बीजेपी वेटेड अ लिटिल लॉन्गर, बीजेपी का इंतजार थोड़ा सा और लंबा हुआ, बिफोर ईजिंग आउट, है ना। ईज आउट करना मतलब आराम से बीजेपी को JDU सुप्रीमो, है ना, JDU सुप्रीमो यानी कि वहाँ के लीडर जो है नीतीश कुमार, उनको ईज आउट करना मतलब उनको ओवरटेक करना, है ना। उनको ओवरटेक करने के लिए थोड़ा सा और उन्होंने लंबा इंतजार किया। हु वॉज इलेक्टेड टू द राज्यसभा आफ्टर 2 decades एज चीफ मिनिस्टर। 2 दशकों के बाद एज चीफ मिनिस्टर उनको राज्यसभा में इलेक्ट किया गया था। मिस्टर चौधरीज एलिवेशन फॉलोज येट अनदर पैटर्न ऑफ द बीजेपी फ्लेक्सिबिलिटी। मिस्टर चौधरी का जो एलिवेशन है, यानी कि उनका जो आगे बढ़ना, ऊपर उठना है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठना, तो इनका जो ऊपर उठना है ये एक और पैटर्न फॉलो किया। येट अनदर पैटर्न ऑफ द बीजेपीज फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंडिंग ओवर द टॉप पोस्ट टू रीसेंट एंट्रेंट्स इनटू द पार्टी। जो हाल ही में पार्टी में एंटर किए हैं उनको वो पोस्ट हैंड करते हैं, है ना। ही वॉज इन द राष्ट्रीय जनता दल एंड द JDU बिफोर ज्वाइनिंग द बीजेपी इन 2017। 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके पहले वो कहाँ थे, वो RJD और JDU में रह चुके हैं। मिस्टर चौधरी बिलोंग्स टू द कोयरी कुशवाहा कास्ट एंड हैज़ बीन द OBC फेस ऑफ द बीजेपी। ये कोयरी कुशवाहा कास्ट से हैं और बीजेपी का OBC फेस रहे हैं ये। द बीजेपी JDU अलायंस, अलायंस का मतलब क्या होता है, जो इनका पार्टनरशिप है। तो बीजेपी JDU का जो पार्टनरशिप है अलोंग विथ अदर स्मॉलर पार्टीज, दूसरे स्मॉल पार्टीज के साथ में, इन्होंने बिहार पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। कैसे? बाय मोबिलाइजिंग द अपर कास्ट, अपर कास्ट को भी मोबिलाइज किया है, नॉन यादव OBCs को भी मोबिलाइज किया है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस EBC, एक है OBC और एक है EBC। EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी को मोबिलाइज करके। While the upper castes have limited options, upper castes के पास तो limited options है, other than the National Democratic Alliance, है ना। National Democratic Alliance के अलावा इनके पास upper caste के पास तो other options है। The EBCs can be volatile in their party preference, है ना। EBCs जो है ये अपने पार्टी प्रेफरेंस के लिए बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही वॉलेटाइल है, ठीक है। द बीजेपी वेटेड 6 years, आप देख सकते हैं राजनीति जो है यूँ चुटकियों का खेल नहीं होता है, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत पेशेंस का गेम होता है। यहाँ पर काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद 6 साल और इन्होंने इंतज़ार किया। द बीजेपी वेटेड 6 years इवन आफ्टर ओवरटेकिंग द JDU इन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। नंबर्स में JDU को ओवरटेक कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद 6 साल और इंतज़ार किया उन्होंने। प्रिसाइसली
आउट ऑफ फियर ऑफ अनसेटलिंग द ईबीसी वोटर्स। ईबीसी वोटर्स को अनसेटल नहीं करना था, टेंशन में या परेशानी में नहीं डालना था, है ना। हु ट्रस्टेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार के ऊपर ईबीसी का ट्रस्ट था, तो उनको परेशान नहीं करना था, तो 6 साल उन्होंने और इंतजार किया। मिस्टर चौधरीज अपॉइंटमेंट एज चीफ मिनिस्टर इज द बीजेपीज डायरेक्ट बिड टू रीच इनटू द ओबीसी ईबीसी बेस। इनका ये डायरेक्ट बिड है कि ये ओबीसी ईबीसी बेस में रीच कर सके, दैट इट यूज्ड टू नेगोशिएट थ्रू मिस्टर कुमार। This transition could potentially open up new social alignments within the BJP and the JDU. अब ये जो ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, इस बदलाव के बाद दिस ट्रांजिशन कुड पोटेंशियली ओपन अप, ये नए सोशल अलाइनमेंट्स का मतलब क्या है, नए पैटर्न्स को ओपन अप कर सकता है विद इन द बीजेपी एंड जेडीयू। द फेट यानी कि किस्मत, भाग्य, द फेट ऑफ द जेडीयू इटसेल्फ, अब जेडीयू का ही खुद भाग्य, नाउ दैट मिस्टर कुमार इज नो लॉन्गर एट द हेम, अब मिस्टर कुमार जो है लीडरशिप यानी नेतृत्व में नहीं है, इज अनसर्टन, कह रहे हैं कि अब जेडीयू का ही भाग्य अनसर्टन है, अनिश्चित है। मिस्टर चौधरी हैज बिकम चीफ मिनिस्टर ऑन द स्ट्रेंथ, मिस्टर चौधरी जो है ये सीएम बने हैं किसकी ताकत पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप्स कॉन्फिडेंस इन हिम। बीजेपी के सेंट्रल जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उन पर भरोसा दिखाया है, कॉन्फिडेंस इन हिम, बट द टास्क ऑफ विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टी वर्कर्स, अब केंद्रीय जो लीडर्स हैं, सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने तो भरोसा दिखा दिया, लेकिन जो पार्टी वर्कर्स हैं वहाँ के, उनका विश्वास जीतना ये उनका टास्क होगा, और वोटर्स का भी विश्वास है ना, पार्टी वर्कर्स का और वोटर्स का दोनों का विश्वास जीतना रेस्ट्स एंटायरली ऑन हिज शोल्डर्स, पूरी तरीके से मिस्टर चौधरी के कंधों पर है। बिहार ऑल्सो कैरीज अ कंसिडरेबल मतलब काफ़ी गवर्नेंस डेफिसिट, यानी कि वहाँ पे शासन की बहुत ज़्यादा कमी है। गवर्नेंस डेफिसिट, शासन की कमी, कंसिडरेबल गवर्नेंस डेफिसिट मतलब काफ़ी ज़्यादा कमी है, दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, और तुरंत उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। द स्टेट हैज़ अ डायनामिक एंड यंग पॉपुलेशन, बिहार की एक बहुत ही खास बात यह है कि वहाँ का डायनामिक है पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन है, लेकिन शासन और वहाँ पे विकास और एजुकेशन इन सभी सुविधाओं को लेके आके ही वहाँ पे जो डायनामिक और यंग पॉपुलेशन है उनको हम आगे की ओर ग्रोथ की ओर बढ़ा सकते हैं। येट इट्स एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स रिमेन इन डिस्ट्रेस, वहाँ पे अगर आप शिक्षा की बात करें, वहाँ पे अगर आप हेल्थ की बात करें, तो ये सभी कुछ परेशानी में है, मुश्किल में है, यानी कि अच्छा नहीं है। मिस्टर चौधरी विल हैव टू शो विजन, मिस्टर चौधरी को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, विजन दिखाना पड़ेगा, है ना, एंड कमिटमेंट, और सिर्फ सपने नहीं दिखाने हैं, एक कमिटमेंट भी करना पड़ेगा उनको कि वो इन सभी सपनों को पूरा करने की ओर आगे बढ़े। कमिटमेंट टू बिल्ड on the marginal gains that the state has made, marginal gains मतलब gains तो किए हैं, आगे तो बढ़े हैं, margins मतलब लेकिन बहुत कम, marginal gains जो हाल ही के सालों में किया है उसमें आगे और वृद्धि होनी चाहिए। and focus on human development, बिहार का ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे उनको फोकस करना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ विच एनी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, अगर वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं किया तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कोई मतलब नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ विच एनी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट विल बी सब ऑप्शनल। बिहार्स द प्रोग्रेस वुड हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगर बिहार ने प्रोग्रेस किया तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मतलब 1 गुना 2 गुना नहीं, कई गुना, है ना, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द एंटायर कंट्री, पूरे देश पर कई गुना इसका इम्पैक्ट आएगा अगर बिहार ने तरक्की की तो। बिहार्स प्रोग्रेस वुड हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द एंटायर कंट्री एंड इट्स न्यू चीफ मिनिस्टर मस्ट कंसोलिडेट क्विकली। कंसोलिडेट मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रेंथन करना। जो नए चीफ मिनिस्टर है इनको मजबूत करना पड़ेगा और जल्द ही मजबूत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आराम आराम से बहुत टाइम है, ठीक है, पेशेंस गेम हमने खेला, जितना पेशेंस गेम खेलना था खेल लिया, अब हाथ में पावर है, अब है टाइम काम करने का, तो अपना पावर इनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। एंड मार्शल ऑल अवेलेबल, मार्शल मतलब यूज़ करना, है ना, यूज़ करना या काम में ले आना। मार्शल ऑल अवेलेबल फोर्सेज
टूवर्ड्स दैट एंड, यानी कि अपने पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, बिहार की प्रोग्रेस, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सभी कुछ इंश्योर करने के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है सभी को यूज़ करो और जल्दी ही वहाँ पे जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा करने का इनका टाइम है ना। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स यू विल टेल मी द टोन ऑफ द पैसेज। इज इट इमोशनल एंड ड्रामेटिक? इज इट न्यूट्रल? न्यूट्रल भी नहीं है ना। एनालिटिकल है विथ माइल्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है, कंप्लीटली सपोर्टिव भी नहीं है। एनालिटिकल है विथ माइल्ड क्रिटिसिज्म, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है लेकिन एनालिटिकल ज़्यादा है कि हमें क्या करना है, वहाँ पे कैसा सिचुएशन है, राइट। So the answer is option C. Coming to the next one, what strategy of the BJP is highlighted in the passage? पैसेज में बीजेपी की कौन सी स्ट्रैटेजी को हाईलाइट किया गया है? अलायंस ही नहीं बनाते हैं, नहीं अलायंस बनाते हैं लेकिन धीरे धीरे अपने अलायंस से ज़्यादा बड़े बनते हैं, है ना। सपोर्टिंग रीजनल पार्टीज, आउटग्रोइंग रीजनल पार्टनर्स एंड टेकिंग लीडरशिप। ये रीजनल पार्टनर्स का सपोर्ट लेते हैं, फिर रीजनल पार्टनर्स से बड़े बनते हैं और फिर वहाँ पे आउटग्रो करते हैं, है ना। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। Why is सम्राट चौधरी's अपॉइंटमेंट सिग्निफिकेंट? सम्राट चौधरी का जो अपॉइंटमेंट है ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्या ये यंगेस्ट सीएम है? इनकी खास बात क्या है? यंगेस्ट सीएम है, दूसरे देश से हैं, ही इज द फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये है उनकी खास बात। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम ऑफ बिहार फ्रॉम बीजेपी। वोकैब का क्वेश्चन है, वॉलेटाइल का मतलब क्या है? स्टेबल, प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल या वीक? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, हम 3 बार इसको रिवाइज कर चुके हैं। नाउ करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? इजी है ऑप्शंस, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप मुझे इसके आंसर्स बताएंगे, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन पॉइंट। अपने ब्रेन को कोई ना कोई टॉपिक दिया करो, रादर देन सोचना कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल बच्चों की तरह, है ना, आप इंटेलेक्चुअल हो तभी तो आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, है ना। सो अब आपको क्या करना है, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यू आर फाइटिंग अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन, यू हैव टू हैव ग्रेट एनालिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो हम वोकैब के साथ और एडिटोरियल के साथ में इम्प्रूव कर रहे हैं। एनालिटिकल स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, यानी अपनी सोचने, समझने, लिखने की क्षमताएं आप कैसे बढ़ाएंगे। जो इम्पोर्टेंट मुद्दाएं चल रहे हैं, है ना, उन पर आप सोचें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, ओपिनियन बनाएं। यूज द वोकैब दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, यूज मोर वोकैब दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम अराउंड योर सेल्फ, राइट। इन सभी चीज़ों को यूज़ करके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बनाएं, एक्सप्रेस करें, लिखें। नहीं तो सोचते रह जाएंगे कि राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें। छोटा छोटा 5-7 मिनट इसको दो, आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम। अब आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है? इज कोएलिशन पॉलिटिक्स वीकनिंग? क्या कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है ये कमजोर करता है या मजबूत करता है शासन को? इन स्टेट्स लाइक बिहार जैसे राज्यों में कोएलिशन यानी कि गठबंधन की सरकार से शासन मजबूत होता है या कमजोर होता है? आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं। पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना, तभी आप कुछ सोच समझ पाएंगे। इमोशनल होके आपको कभी भी आंसर्स नहीं लिखने होते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पर अगर आपके एग्जामिनेशन के प्रोसेस में इंटरव्यू एक स्टेज आता है तो इंटरव्यू के दौरान ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़िए, सोचिए, समझिए क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, इस पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं। चाहे 2-4 लाइन का ही सही, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करें, राइट। So that's it for today students. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।